Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में बीपीसीसी 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 6 एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड कि हम जो एप्टीट्यूड होता है हमारा उसको हम मेजर किस तरीके से करते हैं। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में कवर कर ली है ऑलरेडी। तो जिसने भी अगर पहला पार्ट नहीं देखा, जिसको ये नहीं पता एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, हमने दूसरे जो कंसेप्ट्स होते हैं उसके साथ इसको कैसे रिलेट करा है, वो सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप जाकर के पहले पहला पार्ट उसका कवर करें, तभी जाकर के आपको सेकंड पार्ट कवर समझ में आएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को मेजर करने की जरूरत कब पड़ी? देखो, पहले हमें क्या लगता था कि भाई सब कुछ IQ से होता है, ठीक है, कि IQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एकेडमिक्स पर पहले ज़्यादा ध्यान देते थे। तो सबको क्या लगता था कि भाई इंटेलिजेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, IQ हमें सब कुछ बता सकता है किसी के बारे में। फिर हमने क्या देखा, two person obtaining the same global IQ score may be quite different from each other in terms of their special abilities। देखो अब क्या बता रहे हैं इसमें कि दो ऐसे पर्सन हैं, दोनों का IQ स्कोर सेम है, जो कि हो भी सकता है क्योंकि एवरेज IQ भी हो सकता है जिसकी एज 15 है, मेंटल एज भी 15 है, क्रोनोलॉजिकली 15 है, तो क्या होगा उसका IQ क्या आएगा 100 आएगा। ऐसे दूसरे किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें क्या होता है, एवरेज में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों का जो IQ स्कोर होता है वो एवरेज वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि दो पर्सन है, दोनों का IQ सेम है, बट फिर भी उनमें डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस आते कहाँ पर हैं, उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ में। दोनों अपनी स्पेशल एबिलिटीज से डिफरेंट होते हैं। तो जब हमने ये सब चीज़ें देखी तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उनको लगा कि भाई ये जो स्पेशल एप्टीट्यूड्स हैं इनको भी मेजर करने की जरूरत है, इनको भी फाइंड आउट करने की जरूरत है, टेस्ट करने की जरूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि फ्यूचर में क्या वो कर सकता है, उसकी क्या पोटेंशियलिटी उसको हम पता लगा सके, ताकि हम करियर काउंसलिंग कर सके और उसके एप्टीट्यूड का पता लगा सकें उसके लिए। तो इस वजह से हमने एप्टीट्यूड को मेजर करने की सोची थी। द डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट गेन मोमेंटम बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। अब जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की डेवलपमेंट थी इसने तेजी कब पकड़ी, कब लोगों को लगा कि, कब साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि हाँ भाई अब हमें जो ये टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट को इसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। क्या 2 रीजन थे इसके पीछे हमारे पास। फर्स्ट, विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ 2 फैक्टर एनालिसिस, साइकोलॉजिस्ट लाइक स्पीयरमैन, कैली, थर्स्टोन एंड नंबर ऑफ अदर ब्रिटिश एंड अमेरिकन रिसर्चर्स opined that intelligence is not unitary construct। अब देखो, जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है इंटेलिजेंस में कि इंटेलिजेंस के लिए क्या बताया था, जो स्पेयरमैन थे और जो थर्स्टोन थे, इन्होंने क्या करा था, 2 फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस की जो टेक्निक थी, फैक्टर एनालिसिस की जो टेक्निक थी इसका यूज़ करा था फैक्टर एनालिसिस का। स्पेयरमैन ने हमें 2 फैक्टर्स दिए थे, G फैक्टर, S फैक्टर। थर्स्टोन ने हमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई थी। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि भाई जो हमारे इंटेलिजेंस होते हैं ना, वो कोई यूनाइटरी कंस्ट्रक्ट नहीं है, कि मतलब सिर्फ एक ही कोई नंबर नहीं आएगा हमारे पास, सिर्फ एक ही कोई कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता है एक ही। हमारे पास क्या है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। इसी वजह से जो थर्स्टोन थे उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ बताई थी। तो 7 अलग अलग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हो गई, वही तो एप्टीट्यूड हो गई ना। किसी पर्सन की काइनेस्थिक एबिलिटी है, वर्बल जो है कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत अच्छे से कर सकता है, या फिर लैंग्वेज एप्टीट्यूड उसका अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एप्टीट्यूड ही तो है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ किसी पर्सन की। तो ये जो हमारा पहला रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट की डेवलपमेंट थी उसने एक मोमेंटम लिया था, वो है हमारा फैक्टर एनालिसिस की जो टेक्निक थी उसका यूज़ किया जाने लगा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। It was viewed that individuals' psychological makeup can be better defined by number of special distinctive। जो ये साइकोलॉजिस्ट थे इनका क्या, ये कैसे देखते थे इंटेलिजेंस को, कि कोई भी इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी क्या साइकोलॉजी, क्या उसकी पर्सनालिटी, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो उसका पूरा साइकोलॉजिकल मेकअप हो गया, ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट स्पेशल एबिलिटीज़ के थ्रू। हम सिर्फ एक IQ निकाल करके नहीं बता सकते कि इस पर्सन की क्या स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, क्या ये कर सकता है, क्या ये नहीं कर सकता है। हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, हमें डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट एबिलिटीज़ उसकी पता करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ एक IQ स्कोर से हम उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, सारी उसकी मेंटल एबिलिटीज सब कुछ नहीं बता सकते हैं, हमें डिफरेंट उसकी एबिलिटीज़ जाननी है। Consequently, a number of multiple aptitude test batteries will develop to examine the individual in several separate homogeneous aptitude areas। फिर हमने इसी वजह से हमने डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज बनाई, एप्टीट्यूड टेस्ट बनाए, जिससे कि हम जो हर एक हमारा एप्टीट्यूड है, ठीक है, हर एक जो किसी की पोटेंशियलिटी है, कोई क्या कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसको हम एग्जामिन कर सकें। इसीलिए आगे चल करके बहुत सारे मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप करे गए, ताकि हम किसी भी इंडिविजुअल की जो अलग अलग उसकी एप्टीट्यूड हैं, काइनेस्थेटिक जो एबिलिटीज़ हो गई उसकी, ठीक है, और म्यूजिक एबिलिटी हो गई, स्पेस रिलेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें असेस कर सकें, इसके लिए हमने डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप करें। द सब टेस्ट ऑफ दीज टेस्ट बैटरीज
वर यूज्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस। और ये सब हम कैसे कर पाए हैं कि हम अलग अलग एप्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ये हम किसकी मदद से कर पाए हैं? फैक्टर एनालिसिस टेक्निक के थ्रू कर पाए हैं। इस वजह से जब ये फैक्टर एनालिसिस टेक्निक आई थी, ये जब डेवलप हुई थी, एक्सपेरिमेंट ने डेवलप करी थी, तब क्या हुआ था? उसके बाद से जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, एप्टीट्यूड टेस्ट की जो डेवलपमेंट हुई है, उसने मोमेंटम गेन करा है। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया हमारा। सेकंड रीजन क्या है हमारे पास? दो द नीड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट was felt before the World War I, it was during the World War II when special batteries were constructed for use in the armed forces to recruit pilots, bombardiers, fight engineers, and many other military specialists, that these tests were proved to be very successful. अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट की नीड थी वो हमें कब लगी ज़्यादा? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। और वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था उस टाइम पर स्पेशल बैटरीज डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। जो स्पेशल बैटरीज थी यानी कि स्पेशल एबिलिटीज़ की जो टेस्ट थे वो सब डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। क्यों? ताकि हम आर्म फोर्सेज में रिक्रूटमेंट कर सके। ठीक है, कि पायलट के लिए कौन सबसे बेटर है, ठीक है, बम्बार्डियन के लिए, फाइट इंजीनियर्स के लिए, और भी बहुत सारे मिलिट्री स्पेशलिस्ट थे, उनकी रिक्रूटमेंट हो सके, उसके लिए हमने जो है स्पेशल बैटरीज, स्पेशल टेस्ट कंस्ट्रक्ट करे थे उस टाइम पर। दैट दीज टेस्ट वर प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। और ये जो टेस्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारा अपना काम, और इन टेस्ट ने हम उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में रिक्रूटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्पेशल एबिलिटीज़ हमें बताते हैं कि कोई पर्सन क्या कर सकता है, क्या उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा था। तो हमारे पास दो रीज़न थे जिसकी वजह से एप्टीट्यूड टेस्ट की जो डेवलपमेंट थी उसको काफ़ी मोमेंटम गेन हुआ था। ठीक है, काफ़ी उसने तेज़ी पकड़ी थी इसकी वजह से। तो पहला रीज़न क्या था? फैक्टर एनालिसिस जो है वो डेवलप होती, ये जो टेक्निक थी डेवलप हुई थी फैक्टर एनालिसिस, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली थी कि हम डिफरेंट फैक्टर्स को, डिफरेंट जो स्पेशल एबिलिटीज़ है उसको मेजर कर सकें। तो फैक्टर एनालिसिस की जब टेक्निक आई थी इसकी वजह से मोमेंटम गेन करा था एप्टीट्यूड टेस्ट ने। दूसरा रीज़न क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो उस टाइम पर क्या है कि हमें एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत लगी थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमने काफ़ी सारी स्पेशल टेस्ट हमने डेवलप करे थे, कंस्ट्रक्ट करे गए थे, ताकि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें पायलट्स की, इंजीनियर्स की, और फाइट इंजीनियर्स और बम्बार्डियंस, इन सब की हम रिक्रूटमेंट कर सके। तो वहाँ पर भी जो स्पेशल बैटरीज थी इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी। इस वजह से हमने देखा कि हम इनको और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज अ नंबर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट वर ऑल्सो डेवलप फॉर सिविलियन। अब सिर्फ आर्म फोर्सेज के लिए ही नहीं, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनके लिए भी एजुकेशनल फील्ड में, वोकेशनल काउंसलिंग में, पर्सनल सिलेक्शन में, हर जगह पर इसका जो है यूज़ करा जाने लगा। एज एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंसर्न विद द पोटेंशियल ऑफ डूइंग समथिंग, दे आर यूज फॉर प्रिडिक्शन। जैसे कि हमें पता है कि जो एप्टीट्यूड है वो हमें क्या बताता है कि भाई किसी भी पर्सन का क्या पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है, तो ये एक तरीके से प्रिडिक्शन करता है। इफ़ वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस, अगर हम किसी भी पर्सन की एकेडमिक सक्सेस के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि हम इसका एकेडमिक में कितना सक्सेसफुल होगा, ये चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उस पर्सन की जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है उसको हम मेजर करेंगे। If our intention is to predict success in a particular job, we have to administer a vocational aptitude test that measure the skills necessary for carrying out that particular job. तो ये हमें यहाँ पर हमें क्या लिख रखा है मेनली कि अगर हमारा इंटेंशन है कि हम किसी की एकेडमिक्स को, कि वो एकेडमिकली कितना सक्सेसफुल होगा, इस चीज़ को अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हम स्कॉलिस्टिक मेजर करेंगे, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड को मेजर करेंगे। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर जॉब में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या वो उस जॉब को परफॉर्म कर सकता है, उस जॉब में अपना काम अच्छे से कर सकता है नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर हम उसकी पर्टिकुलर उस जॉब के रिगार्डिंग वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, ताकि हम उसके उस पर्टिकुलर जॉब में जो भी हमें स्किल्स लगेंगे, जो भी स्किल्स ज़रूरी हैं किसी एक पर्सन में, उसको हम मेजर करेंगे। वोकेशनल और करियर एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज़। और हमें अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए किसी कंपनी में, अगर किसी एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करनी है तो वहाँ पर हम वोकेशनल और करियर एप्टीट्यूड टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। वहाँ पर हमें ये जानना है कि हमारी क्या इंटेंशन है, हम क्या चाहते हैं, कि हम किस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, किस एक स्किल को मेजर करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जो अपने टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से मेजर करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, कब इसने मोमेंटम गेन करा था एप्टीट्यूड टेस्ट की डेवलपमेंट ने। तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। अब हम मेन पढ़ेंगे कि यूजेस क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट के, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एप्टीट्यूड टेस्ट का कहाँ पर यूज़ होता है। फर्स्ट क्या है, करियर। फर्स्ट है हमारा करियर काउंसलिंग। Aptitude tests are used mostly by career counselors to help students make a proper choice of courses और occupations. करियर काउंसलिंग में कैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई कोई भी पर्सन है उसकी क्या पोटेंशियलिटी और ये फ्यूचर में क्या काम कर सकता है। तो वही चीज़ हम करियर काउंसलिंग में करते हैं। करियर काउंसलिंग में क्या करते हैं हम लोग कि हम स्टूडेंट्स को, जो भी चिल्ड्रन है उनको हम क्या बताते हैं कि भाई तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो। वो इसीलिए आते हैं ना हमारे पास, करियर काउंसलिंग की होती है कि वो फ्यूचर में क्या करियर अपना ऑप्ट करें, क्या करियर चूज़ करें। उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो हम उनकी क्या एप्टीट्यूड टेस्ट हम उनका लेते हैं कि इनका मेन स्किल क्या है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग ले सकते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें से हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर जो भी पर्सन है इसकी क्या स्किल्स है, क्या इसके अंदर एप्टीट्यूड है, क्या ये कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें करियर ऑप्शंस देते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर एक बेस्ट अपनी चॉइस बना सकें, एक अच्छी चॉइस बना सकें अपने कोर्सेज को लेकर के और ऑक्यूपेशन को लेकर के। तो वहाँ पर हम करियर काउंसलिंग में भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो एप्टीट्यूड बैटरीज हैं, टेस्ट हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। सेकंड होता है हम क्लिनिकल सर्विस में हम इसका यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब क्लिनिकल सर्विस में कैसे यूज़ करेंगे? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग अ क्लिनिकल डिसीजन regarding an underachieving maladjusted student, whether he has motivational or other conduct problem or he simply lacks the ability to learn. अब क्लिनिकल सर्विसेज में क्या होता है कि अगर हमें एक डायग्नोज बनाना है, ठीक है, तो एक क्लिनिकल डिसीजन लेना है, क्लिनिकल डायग्नोज बनाना है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये क्यों कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है, अंडर अचीविंग क्यों है, या फिर मैलएडजस्टेड स्टूडेंट है कि वो पढ़ता ही नहीं है, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, पेरेंट्स परेशान है। तो वहाँ पर क्या होगा कि हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि या तो उसका मनी नहीं है उस काम में, या तो उसको मोटिवेशनल इश्यूज़ हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि उसको लर्निंग की एबिलिटी उसमें इतनी नहीं है। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट हमें क्या बताता है कि हमारी एबिलिटी हम क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड लर्निंग में ना हो, किसी और फील्ड में हो, काइनेस्थेटिक में, म्यूजिक में, या फिर किसी और फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर ज़्यादा उसके अंदर एप्टीट्यूड उन चीज़ों का हो, लर्निंग का ना हो। तो वहाँ पर हम क्लिनिकल सर्विसेज में इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में थर्ड है हमारा पर्सनल सिलेक्शन। पर्सनल सिलेक्शन, एम्प्लॉयर्स यूज़ वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट अपना निकालते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसमें होता है कि उनकी जो पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, जो भी उनकी वैकेंसी निकली है वहाँ पर उन्हें कैसा पर्सन चाहिए, क्या उस काम में कौन से स्किल्स लगेंगे, उसी के बेसिस पर वो अपना जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट अपना करवाते हैं, ताकि हम देख सकें कि जो भी इंप्लॉयज़ हमारे पास आए हैं क्या वो उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो उस काम को कर सकते हैं, उनके अंदर वो एप्टीट्यूड है पहले से। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए। तो पर्सनल सिलेक्शन में भी हो गया। फोर्थ है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, कोई भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पर वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। अब पहले से एम्प्लॉयज़ उनके पास हैं, लेकिन अब हमें उनको वो क्या चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा ग्रो करे। उन्हें ये पता लगाना कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पर उनकी कमी रह गई है, जहाँ पर उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि एप्टीट्यूड हमारे अंदर इनबोर्न तो होता है, लेकिन हमें एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि हम उस स्किल को शार्प कर सकें, ठीक है, उस स्किल को अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो वहाँ पर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेनिंग हमें किस चीज़ में चाहिए? जो ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है वहाँ पर हमें ट्रेनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो हमारी वीकनेस है उसको सुधारने में, उसको ठीक करने में, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने में, वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती हैं, जिसमें कि वो पहले पता लगाते हैं कि इस पर्सन का क्या एप्टीट्यूड है, क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और जो भी वीकनेस होती है उसके रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो यहाँ पर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भी ये पता लगाने के लिए कि हमें क्या ट्रेनिंग देनी है, कहाँ कमी है, हम वहीं पर ट्रेनिंग देंगे। तो वो कमी पता होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी होता है। फिफ्थ क्या है हमारे पास? फिफ्थ है हमारे पास स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन। स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन क्या होगी कि जैसे CUET PG होता है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ करवाते हैं, कई स्कूल्स भी करवाते हैं एडमिशन के लिए। अब उन्हें चाहिए कि पहले से बच्चे को थोड़ा बहुत आता हो, उसके अंदर क्या एप्टीट्यूड है कि वो इस कोर्स को सीख सकता है। ये जो हम उसको ट्रेनिंग देंगे एक तरीके से, तो क्या वो इस इतना एप्टीट्यूड है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो हम जो ट्रेनिंग देंगे वो सीख सकता है। तो वहाँ पर क्या है कि जो मोस्टली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए वो लोग भी ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, जैसे CUET PG हो गया या UG हो गया, या फिर और भी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट करवाती हैं, ताकि वो ये देख सकें एडमिशन के लिए कि किस पर्सन को हमें एडमिशन देना है। जिसके स्कोर ज़्यादा आएंगे उस एप्टीट्यूड टेस्ट में, मीन्स कि उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी ज़्यादा है कि वो स्किल को सीखेगा, तो वो उसी का एडमिशन लेते हैं। तो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन यहाँ पर भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। 6 में क्या हुआ कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज का यूज़ करते हैं ताकि वो एक करिकुलर प्लान कर सके कि उनको क्या कोर्सेज अपने करवाने हैं, कि वो भी ये देखते हैं कि हाँ भाई बच्चों में क्या कमी है, और उस अकॉर्डिंग वो अपना करिकुलर पूरा प्लान करते हैं कि हमें ये ट्रेनिंग देनी है, ये बच्चों को सिखाना है, स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये ट्रेनिंग देनी है। तो वहाँ पर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या सिखाना है, क्या ट्रेनिंग देनी है। तो वहाँ पर भी हमें करिकुलर प्लान करने में अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत लगती है। तो ये थे डिफरेंट यूजेस, टोटल 6 हमने पढ़े हैं कि हाँ यहाँ पर हम इन फील्ड्स में हम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, कि जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट की। फर्स्ट जो हमारा इसमें एडवांटेज है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट अलाउ ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कर सकें। अब जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो अब जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सिलेक्शन करती है स्टूडेंट्स का। अगर वो सिर्फ जो है
11th-12th के मार्क्स, जो हमारी 12th की मार्कशीट होती है उसी के बेसिस पर अगर सिलेक्शन करती है, जैसे कि पहले होता भी था, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई स्कूल्स की मार्किंग बहुत ईजी होती है, कईयों की बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जिनकी स्कूल्स की स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है उन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं, बेशक उन्होंने भी पेपर काफ़ी अच्छा लिखा हो। जिनकी स्कूल्स की मार्किंग बहुत ज़्यादा ईजी मार्किंग होती है, ठीक है, लूज मार्किंग होती है, तो उनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा जाते हैं, बेशक उन्होंने भी उतना ही लिखा हो एग्जाम में। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन नहीं हो पाता, वहाँ पे इतना ऑब्जेक्टिवली हम स्टूडेंट्स की जॉइनिंग नहीं कर रहे होते, एडमिशन नहीं कर रहे होते। तो एक कॉमन टेस्ट बनाया गया जिसके थ्रू कि हम एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसकी भी उस पर्टिकुलर टेस्ट में जिसके भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसी का सिलेक्शन होता है, उसी का एडमिशन होता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन हो गया कि अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से सबने अलग अलग अपने एग्जाम दिए थे, सबने टेस्ट जो अलग अलग चेक करा था, अलग अलग सबकी मार्किंग हुई थी, किसी की स्ट्रिक्ट किसी की लूज, तो उसके बेसिस पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमने एक कॉमन टेस्ट बनाया है जिसके वजह से एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन हो सके। अगर टेस्ट भी ना हो, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर अगर सिलेक्शन होता तो वहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। किसी उस पर्सन की, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, उसकी क्या सोच है, उसका वो दिन कैसा है, उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो तो उसने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर उसके बहुत सारे बाइसेस हो सकते हैं, उसकी सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है उधर। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन हमको देते हैं। अब बहुत सारे स्टैंडर्डाइज, और ये जो हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं काफ़ी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, तो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में या फिर किसी पर्सन के बीच में। तो जो स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, जैसे SAT, GRE और GPA हो गया मैट्रिसेस में। तो ये डिफरेंट टैस्ट होते हैं जो काफ़ी स्टैंडर्डाइज हैं और काफ़ी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये एक एडवांटेज है एप्टीट्यूड टेस्ट की कि ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करता है, सब्जेक्टिविटी इसमें इतनी नहीं आती है। सेकंड क्या है एडवांटेज हमारी, एप्टीट्यूड टेस्ट आर एफिशिएंट। Standardized aptitude tests are reliable and valid. They have been found to be accurate in predicting the potential for success in comparison to other modes of selection. अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक तो देखो स्टैंडर्डाइज होते हैं, फिर रिलायबल भी होते हैं, फिर वो वैलिड भी होते हैं। तो रिलायबिलिटी हो गई, वैलिडिटी हो गई, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्सन की हम पोटेंशियलिटी बता रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर कोई इंटरव्यूअर है या फिर ऐसे राइटिंग टेक्निक है और भी कोई भी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर सब्जेक्टिविटी की ज़्यादा चांसेस है, साथ में वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता पाते। बट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हमको बताते हैं कि किसी भी पर्सन की क्या पोटेंशियलिटी, इसको ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। थर्ड क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प असेस द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने यूजेस में भी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या है, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प फाइंड आउट द की एरियाज और द गैप्स इन विच एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉइज है उनकी क्या वीकनेसेस है, क्या गैप है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर हमें वो गैप्स पता चल जाते हैं कि हाँ भाई ये जो कमी है एम्प्लॉइज़ में, ये कमी है, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर यहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन और भी ग्रो करेगी, साथ में वो पर्सन भी ग्रो करेगा। तो वहाँ पर भी हमें एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत पड़ती है और वो हमें काफ़ी हेल्प भी करता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम बैठ के सबका इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर सबके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। वहाँ पर हम सीधे टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, वहाँ पर हमें वीकनेसेस पता चल जाएंगे, उन वीकनेसेस को हमें ट्रेनिंग के थ्रू ठीक करना है, दूर करना है। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, फॉर इंस्टेंस in customer care or time management or dealing with conflicts, etc. This helps increase in the employee efficiency, thereby increasing the overall organization productivity. अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर वीकनेसेस हैं हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए ताकि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें, अच्छे से अपना काम कर सकें, उनको और भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो भी ग्रो करें, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े। फोर्थ हमारा पॉइंट है इसमें, फोर्थ एडवांटेज, एप्टीट्यूड टेस्ट कैन मिनिमाइज एंग्जाइटी। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एंग्जाइटी को कम करता है। अब एंग्जाइटी कैसे कम करते हैं भाई, अब देखो अगर कोई इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे क्वेश्चन करे, तो वहाँ पर आपके चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओ। तो आपकी जो असली पोटेंशियलिटी है, आपकी असली जो कैपेबिलिटी है वो सामने निकल कर नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि आपको एंग्जाइटी हो रही है उस टाइम पर, आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो कि भाई सामने आपके कोई बैठा हुआ है, ठीक है, वो बहुत आपको घबराहट फील हो रही है कि वो आपको घूर घूर कर देख रहे हैं, वो आपको देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपकी ट्रू पोटेंशियलिटी नहीं बाहर आती है। तो वहाँ पर क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट अगर कोई आपका करवाए कि आपको बस पेन पेपर लेना है, उस पर टिक करना है और अपने क्वेश्चन का जवाब देना, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एंग्जाइटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आप एंक्शियस और नर्वस इतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे होते, तो आपकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल जाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब लास्ट है इसमें हमारे एडवांटेज, एप्टीट्यूड टेस्ट आर लेस टाइम टेकिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और टाइम भी कम लगता है इनमें, लेस टाइम टेकिंग होते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के ऊपर एक साथ कर सकते हैं। जैसे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका एक बार में एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंटरव्यूअर है तो वो एक दिन में कुछ ही इंटरव्यूज़ ले सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ये लेस टाइम टेकिंग है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है।
तो ये थे हमारी सारी एडवांटेजेस कि एप्टीट्यूड टेस्ट को हम एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से हमें क्या क्या मदद मिलती है, क्या उसके एडवांटेजेस है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अब है लास्ट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट कि क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट क्या लिमिटेशन है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर कल्चरली बायस्ड। फर्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है इसके अंदर वो है एप्टीट्यूड टेस्ट आर कल्चरली बायस्ड। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, वो कल्चरली बायस्ड होते हैं। किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड टेस्ट में वो किसके ऊपर बेस्ड करती है कि उसके सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसके कल्चरल एक्सपीरियंसेस कैसे, इसके ऊपर बेस्ड होती है। अगर किसी पर्सन की अपब्रिंगिंग, उसकी एजुकेशन, उसकी जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो कि सिटी में रहता है, जिसको सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, उसको सुविधाएं हैं सारी, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। वहीं पर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जो कि काफ़ी गरीब है, जो कि विलेज में रहता है, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ पर उसके लिए जो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका जो सोशल बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो माइनॉरिटी है, जो माइनर लोग हैं, जो माइनॉरिटी है और जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट इतना अच्छा नहीं है कि मान लो कि पूरा जो टेस्ट हो गया वो इंग्लिश में हो गया, अब उस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है, फिर उसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स उसको समझ में भी आ जाएं जो कॉमनली यूज है, बट अगर बहुत ज़्यादा जो एडवांस वर्ड्स हो गए, एडवांस इंग्लिश हो गई, तो वो उसको समझ में नहीं आ पाती। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो पोटेंशियलिटी वो पूरी बाहर निकल कर नहीं आ पाती वहाँ पर। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, एप्टीट्यूड्स डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस। कि एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा पूरी जो पोटेंशियलिटी होती है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अब एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये तो बता देगा कि आपकी क्या पोटेंशियलिटी है, लेकिन उसकी वजह से आप सक्सेसफुल होगे नहीं होगे लाइफ में, ये उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये बता सकता है कि हाँ आपके अंदर ये सारी पोटेंशियलिटी है, आप ये कर सकते हो, लेकिन आप उसको कितना ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आप कितना उसमें इंटरेस्ट है आपका, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ पर कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता भाई ये काम में तो आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे, आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको प्रिडिक्ट तो कर सकता है, बट कोई भी प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड सक्सेस, बट कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि आप तो 100% जो भविष्यवाणी कर दी है भाई इस टेस्ट में वो तो पूरी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिसाइड्स एप्टीट्यूड देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स लाइक ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। क्योंकि सिर्फ एप्टीट्यूड ही आपके काम नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो भी एप्टीट्यूड होता है, जब हमने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का कंपेरिजन कर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के कंसेप्ट को हमने रिलेट करा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि सिर्फ एप्टीट्यूड होने से काम नहीं होगा, आपको एप्टीट्यूड भी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्किल का, साथ में आपके पास उसके लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें होंगी तभी जाकर के आप किसी स्किल को अचीव कर सकते हो। तो ये एक सेकंड इसकी लिमिटेशन है। थर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट नीड कंस्टेंट मॉडिफिकेशन। जो एप्टीट्यूड यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है कि जैसे जैसे लोग ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, वैसे वैसे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उनको भी डेवलप होना पड़ेगा। पहले के टाइम पे अभी आप 5-10 साल पहले की बात कर लो, किसी को नहीं पता था कि भाई ऑनलाइन भी कोई पढ़ा सकता है या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पर भी लोग काम कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता था। तो उस अकॉर्डिंग जो एप्टीट्यूड टेस्ट थे उस टाइम के वो ऐसे नहीं बने थे, बट हो सकता है कि 10 साल बाद और भी नई चीज़ें आएंगी, और भी नई फील्ड्स आएंगी, तो वहाँ पर क्या कि उसी के अकॉर्डिंग हमको एप्टीट्यूड टेस्ट को भी कंस्टेंटली मॉडिफाई करना रहना चाहिए, ताकि हम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट जो पोटेंशियलिटीज है उनका हम पता लगा सकें। तो एप्टीट्यूड टेस्ट को भी कंस्टेंटली मॉडिफाई होना पड़ेगा। जैसे जैसे न्यू जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा नीड्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम किसी भी पर्सन की क्या पोटेंशियलिटी उसको असेस कर सकें। और लगातार कोई भी टेस्ट है वो इवॉल्व नहीं हो सकता है, वो क्या है डेवलप नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता, टाइम लगता है उसमें। तो ये इसका तीसरी इसकी क्या है, तीसरी इसकी लिमिटेशन है। लास्ट है हमारा टेस्ट एंजाइटी में अफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली। ये हमने इसके एडवांटेजेस में भी पढ़ा था, साथ में इसके डिसएडवांटेजेस में भी। एडवांटेज में क्या था कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन से बच जाते हैं, तो वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है, इस वजह से वो एडवांटेज थी। लिमिटेशन में क्या हो गया, लिमिटेशन में वही क्या होगा कि आपको टेस्ट की एंजाइटी हो गई है, ठीक है, टेस्ट के लिए आप नर्वस हो गए हो कि भाई टेस्ट कैसा जाएगा, मुझे किस पे टिक करना चाहिए, या फिर क्या क्या होगा टेस्ट में, रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एंजाइटी दे सकती है और आपकी ट्रू एबिलिटी नहीं बाहर आए, ऐसी हो सकता है। तो टेस्ट की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है कि कल मेरा टेस्ट है। नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं स्कूल कॉलेजेस में उसमें भी कई लोग नर्वस हो जाते हैं, तो वैसे ही अगर किसी का एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वहाँ पर भी वो पर्सन नर्वस हो सकता है, उसकी वजह से भी उसके जो आंसर्स हैं वो गलत आ सकते हैं, फिर उसकी ट्रू एबिलिटी, ट्रू पोटेंशियलिटी हम लोग ना पता कर सके, ऐसे भी चांसेस हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, सारे एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या हमने उसके यूजेस पढ़े हैं, मेजरमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। लास्ट पार्ट में वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, उसमें हम सारे जो भी हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उनके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और एप्टीट्यूड जो हमारा चैप्टर इसको पूरा कवर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी चीज़ें जो साइकोलॉजी उनके लिए ईजी हो सके थोड़ी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।